animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. तो देखिए ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है कि जब इस अप्रोच में क्या होता है या इस मेथड में क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा है और जिनको इमीडिएट उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी सेटिंग में, इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है और उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको जिस तरीके से उनको नेचुरल हैबिटेट में जो उनको इन्वायरमेंट मिलता है तो वही इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है, उनकी स्पेशल केयर की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा ex-situ कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, ex-situ कंजर्वेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए पहला है जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटेनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व दिस पर्पस। तो ex-situ कंजर्वेशन के क्या क्या एग्जाम्पल है? नंबर 1 जूलॉजिकल पार्क्स, नंबर 2 बॉटेनिकल गार्डन्स एंड नंबर 3 वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो देखिए जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं। तो देखिए जूलॉजिकल पार्क्स को हम जू यानी चिड़ियाघर भी कह देते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है? इज़ ए प्लेस जहाँ पर वेरियस लिविंग एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग एनिमल्स को क्या रखा जाता है विद इन एनक्लोजर, देख रेख में, डिस्प्ले टू पब्लिक, और वहाँ पर पब्लिक जो है उनको देखने के लिए अलाउ होती है। जैसे हम चिड़ियाघर जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स को देखने के लिए, एंड मे बी यूज्ड फॉर स्टडी। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है किससे में, कोलकाता में। दिल्ली में भी है जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन या सिंपल जू। तो अगर हम बात करते हैं कि कितने जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो नियर अबाउट 72 जूलॉजिकल पार्क्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, तो जूलॉजिकल पार्क कितने हैं इंडिया में, 72। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे बॉटेनिकल गार्डन्स की। तो देखिए जू का मतलब वैसे भी क्या होता है, एनिमल, यानी एनिमल के लिए पार्क। ओके, अब बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल यानी बॉटनी, और बॉटनी में क्या, प्लांट। तो ऐसे पार्क्स या ऐसी जगह, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पर प्लांट स्पीसीज़ को वहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है, उनका क्या किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए बॉटेनिकल गार्डन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, यहाँ पर मेनली किस पे फोकस किया जाता है, प्लांट्स के ऊपर। ए बॉटेनिकल गार्डन और बॉटेनिक गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन को बॉटेनिक गार्डन भी कहते हैं। इस ए गार्डन, ये गार्डन है, बगीचा टाइप होता है, पार्क टाइप होता है, डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेवल्ड विद देयर बॉटेनिकल नेम्स। तो इन गार्डन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट का कलेक्शन होता है, उनका ग्रोन अप होता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनका डिस्प्ले किया जाता है। जो भी प्लांट है तो साथ में, उस प्लांट के साथ में एक डिस्प्ले मेंशन होता है जिसमें उस प्लांट का उसका जो भी बॉटेनिकल नाम है, जो भी साइंटिफिक नेम है, वो किस कैटेगरी से, किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके बारे में एक डिटेल वहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन कितने हैं, ये हैं 34 इन इंडिया। बॉटेनिकल गार्डन कितने हैं, 34। जस्ट ए मिनट, सॉरी, जस्ट ए मिनट। हाँ, बॉटेनिकल गार्डन कितने हैं, 34। तो अब हम बात करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन हो गया हमारा, यस, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स तो फ्रीली घूमते हैं और हम लोग क्या होते हैं, हम अपने व्हीकल्स में बंद होकर हम उनको नज़दीक से देखते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर एनिमल्स, ऐसे पार्क्स में एनिमल्स दे वॉक फ्रीली, बट हम उनको देखते हैं, उनको नज़दीक से देखते हैं, लेकिन हम हमारे अपने पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें बंद होके। ठीक है? तो देखिए थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। ए सफारी पार्क समटाइम नोन एज ए वाइल्ड लाइफ पार्क।
ठीक है। इस ये भी कैसा होता है, थोड़ा जू लाइक होता है। लेकिन जू में क्या होता है सफारी पार्क में और जू में क्या अंतर है कि जू में तो जो एनिमल्स होते हैं वो बंद होते हैं, मतलब जैसे पिंजरे में हुए, या फिर आपने देखा होगा लॉइन काफ़ी नीचे एक गहरे अलग से पोर्शन में होता है ना। तो एनिमल्स फ्री नहीं होते। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, दे आर फ्री टू सी, दे वॉक फ्रीली, है ना। हम चिड़ियाघर में फ्रीली वॉक करते हैं और जो बंद एनिमल्स हैं उनको उनके उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सफारी में क्या होता है, एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं और हम अपनी व्हीकल्स में बंद होते हैं, ठीक है, उनको नज़दीकी उससे देखते हैं। जबकि जू में ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा दूर से देखा जाता है, ख़ासतौर से जो थोड़े रिस्की एनिमल्स होते हैं। तो ए सफारी पार्क समटाइम नोन एज ए वाइल्ड लाइफ पार्क, इसको हम वाइल्ड लाइफ पार्क भी कहते हैं, इज ए जू लाइक कॉमर्शियल ड्राइव इन। तो देखिए जैसे चिड़ियाघर में कहीं ना कहीं एक कॉमर्शलाइजेशन है, कैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं, टिकट लगता है, चिड़ियाघर के आसपास जो है फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम अपनी कार वगैरह पाए, जिस भी व्हीकल से हम गए तो वहाँ पे हम पार्किंग वगैरह की सुविधा होती है, आसपास कुछ खाने पीने का होता है और चिड़ियाघर के बाहर भी तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉमर्शियल पर्पज़ भी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी होते हैं ड्राइविंग टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो एक तरीके से टूरिस्ट के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, वेयर विजिटर कैन ड्राइव देयर ऑन व्हीकल्स। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में हम अपने जो व्हीकल्स हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, या फिर जो व्हीकल्स इनके वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऑब्जर्व फ्रीली रोमिंग एनिमल्स, ताकि हम नज़दीकी से फ्रीली घूमते हुए जो एनिमल्स हैं उनको हम देख सकें। तो देखिए यहाँ पर फिगर में भी आपको दिखाया गया है, इसको देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, ये विजिटर है, विजिटर की ये क्या है, पार्क है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसको, जिराफ को देखा जा रहा है बहुत ही नज़दीकी से, और जिराफ यहाँ पे क्या है, फ्रीली घूम रहा है। ओके, तो होपफुली ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। और इंडिया में सफारी पार्क कितने हैं, ये हैं 10, ठीक है। तो जो 10 की लिस्ट है वो मैंने नीचे लगा दी है, ये देखिए। तो ये जितने भी 10 टॉप इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं इंडिया में, वो ये सब ये उनकी लिस्ट है। ओके, ठीक है। ये जिम यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस में है, उत्तराखंड में है, रणथंबोर नेशनल पार्क है ये किस में है, राजस्थान में है। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी हमें क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या कुछ एडिशनल जानकारी मैंने यहाँ पर क्या कर रखी है, जैसे दे रखा है विच इज़ द लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। तो ये क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, जो कि ये सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पर है, ये भारत का सबसे बड़ा है और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये हम बता चुके हैं आपको, ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट sorry in recent years ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure। तो देखिए अब हाल ही के वर्षों में जो ex-situ conservation है उसमें एक एडवांसमेंट आया है, ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ थ्रेटेंड जो स्पीसीज़ हैं उन्हीं को नहीं रखा जाता है। अब क्या है, नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़। तो जो प्रजाति हैं चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की हो, तो जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं उनके जो गैमीट्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन में, जीवित और उपजाऊ कंडीशन में एक तरीके से, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो जो गैमीट्स होते हैं या जैसे एग है या जो भी मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, तो उनको लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। वैसे मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, सबकी अपनी एक वायबिलिटी होती है, एक वायबल पीरियड होता है। लेकिन अगर हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं तो लंबे समय तक के लिए उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। और उनको प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है इसमें क्या होता है देखिए, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड स्टोरिंग सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स एट वेरी लो टेम्परेचर टू मेंटेन देयर वायबिलिटी। मतलब ये है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो सेल्स है या टिश्यू या ऑर्गन
तो कोई गैमीट, तो जिसको भी हमें स्टोर करना है, ठीक है, तो उसको हम कूल करेंगे, बहुत ठंडा करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, ताकि उसकी जो वायबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टेक्नोलॉजी ऑफ कूलिंग एंड स्टोरिंग सेल्स एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 190 ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ये -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है, और टेम्परेचर क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके की जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक है उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जस्ट अ मिनट। एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। तो अब क्या होगा कि जो भी प्रिजर्व्ड एग है उसको हम फर्टिलाइज कर सकते हैं इन विट्रो, यानी लैब में हमने उसको फर्टिलाइज कर दिया, और फिर उस फर्टिलाइज एग से क्या बना, उससे एम्ब्रियो बना, और फिर वो एम्ब्रियो इट विल बी प्रोपेगेट, इट विल बी ग्रोन अप इनटू द डिजायर्ड प्लांट। तो ये जो सारी टेक्निक है जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर टिश्यू से या जो भी है किसी पर्टिकुलर गैमीट से हम क्या पूरा एक प्लांट प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर मेथड। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। ऐसे ही जैसे ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक में क्या प्रिजर्व क्या होता है, क्या स्टोर होता है, ब्लड होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सीड बैंक्स होते हैं, तो जो बीज होते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के, ऐसे प्लांट्स जिनका कॉमर्शलाइजेशन होता है, और ऐसे प्लांट स्पीसीज जो गुड विद गुड कैरेक्टर्स एंड विद गुड क्वालिटीज़, तो उनके सीड्स को भी क्या रखा जाता है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम, किसमें, सीड बैंक में। अब कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस। तो देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी स्पीसीज़ को बचाना, जो तरह तरीके की स्पीसीज़ है, तो उसकी कोई राजनीतिक कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बायोडाइवर्सिटी इस देश में है तो सिर्फ ये इसी देश की जिम्मेदारी बनती है, नहीं, वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ या कुछ भी है वो कहीं भी किसी भी नेशन में अगर मिलती है तो हर एक नेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ पाए जाने वाली या कहीं भी पाए जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है, जो तरह तरह की प्रजातियाँ हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, उनकी क्या करें, संरक्षण करें, उनको कंजर्वेशन दें। एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ ऑल नेशंस। इसलिए सभी राष्ट्र की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 92, हाँ, कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। क्लियर। तो देखिए, तो क्या हुआ था कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जो जैविक विविधता है उस पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन को क्या कहा गया कि अर्थ समिट, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया, और उस सम्मेलन को नाम दिया गया अर्थ समिट, और इस सम्मेलन को हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, और ये जो सम्मेलन किया गया ये कहाँ पर किया गया, रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो सन 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में सभी देशों को बुलाया गया ताकि कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस, सभी नेशंस को, सभी राष्ट्रों को बुलाया गया, उनका आह्वान किया गया टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स, ताकि हम एप्रोप्रिएट यानी सही कदम उठाएं, सही मेथड्स अपनाएं फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके और उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके अपने बेनिफिट में।
तो इस सम्मेलन को में लगभग कितने, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ये हमने अलग से कुछ जानकारी ली है। तो जैसे कि ये जो सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट यानी कि सम्मेलन, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम था, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ओके, तो और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कौन से शहर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और डेट थी 3 से लेकर 14 जून तक 1992। तो ये 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चला, जून में 1992 में। तो इसका जो मेन इशू था वो क्या था कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना, और उनका सस्टेनेबल एक तरीके से क्या हो, सस्टेनेबल तरीके से क्या हो, उनका विकास हो। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑर्गेनाइज इसको किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। क्लियर? देखिए, बाकी की जो इसमें जानकारी है, जैसे इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेशन है, तो कितने देशों ने भाग लिया था? 105 देशों ने भाग लिया था, और 2400 NGOs ने, ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इतनी जानकारी हमारे लिए इस लेवल पर काफ़ी है। इसके बाद में अर्थ समिट के बाद में क्या हुआ था? अर्थ समिट के बाद में भाई वहाँ पर इस सम्मेलन में सभी ने कहा कि हाँ, हम अपने अपने तरीके से क्या है क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और इसके बाद में क्या हुआ? वर्ल्ड समिट हुआ। यानी अर्थ के बाद में क्या समिट हुआ? वर्ल्ड समिट हुआ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कब हुआ था? 2002 में इन जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 190 देशों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। ठीक है ना। प्लेस्ड, उन्होंने कसम खाई, देयर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट के लिए, टू अचीव बाई, कमिटमेंट क्या था कि टू अचीव बाई 2010, कि भाई हम 2010 तक एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर देंगे, क्या, करंट बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है अभी करंट में, तो उसको हम कम करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देशों ने किया एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो ग्लोबल लेवल पर भी, रीजनल पर भी, और लोकल लेवल्स पर भी। तो ये हमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि ये अर्थ समिट कब हुआ? तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि When was the Earth Summit takes place and where? तो आंसर क्या होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 1992 में। और वर्ल्ड समिट कहा जाता है क्या? वर्ल्ड समिट कहा जाता है कब हुआ? तो 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका के। और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें 190 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और अगर अर्थ समिट की हम बात करते हैं तो उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? उसमें किया था 105 देशों ने। अर्थ समिट की बात करते हैं तो कितना? 105 देशों ने। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस